राज को एक दिन के लिए ब्लॉक कर दिया गया था, तो वो अब ग्रुप में बात नहीं कर सकता था। इसलिए टफी टेबल से नीचे उतर गया। फिर वो राज के बिस्तर पर चढ़ गया और गोल गोल घूमने लगा। राज काफी देर तक उसको ऐसे ही घूरता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये वाकई कोई शैतानी कुत्ता है। राज, आज से मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। थोड़ी देर में गोल गोल घूमने के बाद टफी ने खड़े होकर कहा। शुक्रिया, राज ने हंसकर जवाब दिया। कोई दिक्कत नहीं, तुम मुझे टफी बुला सकते हो। हालांकि कभी भी मुझे प्यारे टफी मत बुलाना। ऐसा मुझसे सिर्फ बाबा बैरागी ही कह सकते हैं। अगर तुम उनकी जगह लेना चाहो तब तुम भी मुझे ऐसा बुला सकते हो, कुत्ते ने कहा और वापस बिस्तर पर गोल गोल घूमने लगा। कुत्ता बिस्तर पर यहाँ वहां चारों तरफ गोल गोल घूम रहा था। ठीक है तो टफी, राज ने कहा। इसके बाद राज पहाड़ी महारथियों की बातें पढ़ने लगा। उसे कल की बातें भी पढ़नी थी। कल उसकी डिवाइस काम करना बंद हो गई थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि ग्रुप में क्या क्या बातें हुई थी। राज बहुत बहुत ऊपर तक गया, लेकिन वहां सिर्फ इधर उधर की बातें हो रही थी। किसी ने भी कुछ भी काम का नहीं कहा था। ये बहुत ही अजीब है, आखिर ये लोग ग्रुप में ऐसी बातें क्यों कर रहे थे? राज ने शक करते हुए सोचा। राज को अच्छे से याद था कि सभी सीनियर ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ जादू से जुड़ी बातें ही करते थे, लेकिन कल की बातें तो सब यहाँ वहां की थी, जिसमें कुछ भी जादू से जुड़ा नहीं था। राज थोड़ी और ऊपर तक गया, लेकिन ऊपर भी इसी तरह की बातें हो रही थी। अब राज और ऊपर नहीं जाना चाहता था। राज ने आखिरी चैट लंबकड़ की देखी। आखिरकार लंबकड़ की साजिश कामयाब हो गई और राज वसीम की बात तक नहीं पहुंच पाया। इसके बाद राज ने डिवाइस में गेम खोल लिया। उसके खेत में से कई सीनियर ने सब्जियां चुराई थी। इस जगह ऐसा लगता था जैसे सभी सीनियर काफी फ्री थे। राज, क्या तुम्हारे कंप्यूटर में गेम भी है? टफी ने पूछा। हाँ, इसमें है, लेकिन वो काफी पुराना गेम है, राज ने जवाब दिया। ये एक लड़ाई का गेम था जिसमें दुश्मन के ठिकाने पर हमला करके जीता जाता था। ये करीब 10 साल पुराना गेम था। ठीक है, मैं खोल कर देखता हूँ। तभी टफी अपनी जगह से उछला और बैठ गया। ठीक है, राज ने अपनी डिवाइस एक तरफ रखी और कंप्यूटर चालू कर दिया। चलो अब थोड़ा मजा करें। टफी ने कंप्यूटर टेबल पर बैठकर अपना एक पंजा कीबोर्ड पर और दूसरा माउस पर रखते हुए कहा। ये अलग ही नजारा था। राज खुद को इस नजारे को देखने से रोक नहीं पा रहा था। आज तो लेकिन टफी का ही दिन था। टफी, जब तुम छोटे हो जाते हो तब क्या आम लोग तुम्हें देख सकते हैं? राज ने सवाल किया। राज को इस बात की चिंता थी कि जब उसका रूममेट वापस आएगा और उसे एक कुत्ता कंप्यूटर पर गेम खेलता हुआ दिखेगा तो वो इस बात को क्या कहकर समझाएगा कि कुत्ते को इस बात की ट्रेनिंग दी गई है। चिंता मत करो, अगर हम ना चाहें तो जादुई जानवरों को आम इंसान नहीं देख सकते, टफी ने कहा और वापस कीबोर्ड पर अपना पंजा पटकने लगा। राज ने अपना सिर हिलाया और अपने काम में लग गया। समय बहुत तेजी से गुजर गया। करीब 1 सप्ताह बाद टफी को जिस शल्य का इंतजार था वो नहीं आया। शल्य का काम ठीक ढंग से नहीं चल रहा था और वो अपने साथियों की याददाश्त लौटाने में नाकामयाब हो रहा था। यहाँ तक कि उसे उनकी याददाश्त जाने की वजह का भी कोई पता नहीं लग पाया था। उन सभी जादूगरों को सिर में कोई भी चोट नहीं आई थी, ना ही उनकी आम याददाश्त को कोई नुकसान हुआ था, ना ही उन पर कोई याददाश्त भुलाने जैसा जादू किया गया था। लेकिन इस सब के बावजूद भी उन्हें रहस्यमयी टापू में जाने से लेकर बाहर आने तक का कुछ भी याद नहीं था। शल्य और पहाड़ी महारथियों ने अभी तक की खोज से यह नतीजा निकाला था कि इन जादूगरों की याददाश्त को किसी ताकतवर जादूगर ने कैद कर लिया है। लेकिन अगर ये सच था तो सभी को काफी सतर्क रहने की जरूरत थी, क्योंकि इन 4 जादूगरों में से 2 जादूगर 5वीं रैंक के सिद्ध चक्र वाले जादूगर थे। इसके बावजूद भी अगर किसी ने उनकी याददाश्त को काबू में कर लिया था तो उसकी ताकत का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। शल्य ने याददाश्त, आत्मीय शक्ति और बंदिशों से जुड़े दुनिया भर के अलग अलग जादूगरों को इस मामले में जांच पड़ताल करने बुलाया था। शल्य ने एक मैसेज में बताया था कि अगले 6 महीनों तक इन 4 जादूगरों का कोई इलाज नहीं किया जा सकता था। शल्य, क्या इनकी याददाश्त वापस लाना वाकई इतना कठिन है? मिस्ट्री ने पूछा। हाँ, ऐसा कहा जा सकता है,
इसके अलावा मुझे खुद पर पूरा भरोसा भी नहीं है कि मैं ऐसा काम कर पाऊंगा। शल्य ने गहरी सांस लेकर कहा, क्या इनका इलाज हो जाने तक हम यही रहने वाले हैं? मिष्टी ने पूछा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम यहाँ करीब 10 दिन तक रुकेंगे। उतने में हम कम से कम याददाश्त जाने की वजह का पता लगा लेंगे। फिर बाद में हम याददाश्त वापस लाने का तरीका ढूंढते रहेंगे। ऐसे में हमें यहाँ रुकने की जरूरत भी नहीं होगी। शल्य ने अपनी भौहें ऊपर करके कुछ डेटा चेक करते हुए कहा, तो बीमारी का पता लगाने के बाद हम देहरादून वापस चले जाएंगे ना? मिष्टी ने पूछा, क्योंकि वो शल्य के साथ उसके घर में रहना चाहती थी। ऐसे में तो राज भी उन दोनों को परेशान करने नहीं चाहता था। वहां वो दोनों अपनी ही दुनिया बसा सकते थे। हम वापस नहीं जा सकते। अगले 20 दिनों में वसीम वापस आने वाला है। तब राज वसीम को लेने जाएगा। अगर मैं 10 दिनों के बाद वहां चला गया तो मैं खुद जाल में फंस जाऊंगा। शल्य ने डेटा रखते हुए कहा। शल्य की बात एकदम साफ थी कि जब तक राज वसीम को लाने का अपना काम पूरा नहीं कर लेता, तब तक वो चीजों को कितना भी लंबा खींच सकता है। और जैसे ही राज अपना काम निपटा लेगा, तब शल्य देहरादून वापस जा सकता है। शल्य के खरीदे घर में दोपहर के खाली समय का फायदा उठाते हुए राज जादूगरी की प्रैक्टिस करने लग गया। उसके मन का दरवाजा खुल चुका था और उसका आधार बनाने का काम खत्म हो चुका था। अब उसे आंख की इंद्री पर काम करके पहली रैंक हासिल कर रही थी। अगर वो आंख की इंद्री खोल लेगा तो उसकी देखने की क्षमता बहुत बढ़ सकती थी। साथ ही अगर उसकी किस्मत अच्छी रही तो आंख की इंद्री हासिल करने के साथ साथ उसे दिव्य दृष्टि भी मिल सकती थी। करीब 20 शुरुआती बुद्ध फिस्ट टेक्निक और असली सेल्फ मेडिटेशन स्क्रिप्चर करने के बाद राज ने रक्त और कुंडलिनी की गोली खा ली। मन का दरवाजा खोल लेने के बाद शुरुआती बुद्ध फिस्ट टेक्निक के एक सेट को करने में अब काफी कम समय लगने लगा था। अब राज को ऐसे कुल 20 शुरुआती बुद्ध फिस्ट टेक्निक के सेट करने के लिए सिर्फ 1 घंटे की जरूरत पड़ती थी, जिसमें उसके शरीर की सारी ताकत का इस्तेमाल हो जाता था। उसका शरीर अब पहले से ताकतवर हो गया था, इसलिए रक्त और कुंडलिनी की शक्ति भी ज्यादा मात्रा में चाहिए होती थी। जब उसकी शक्ति खत्म हुई तो उसने एक रक्त और कुंडलिनी की गोली खाना बेहतर समझा, लेकिन यह सिर्फ एक बार के काम आने वाली थी। राज दिन के 4 से 5 घंटे जादूगरी को देता था। पिछले 5 दिनों में उसने 20 रक्त और कुंडलिनी की गोलियां खा ली थी। राज ने रक्त और कुंडलिनी की शीशी को हिलाकर देखा। कलंदर से बरामद गोलियों में अब शायद बस एक ही गोली बची थी। अगर उसके पास रक्त और कुंडलिनी की गोलियां नहीं होंगी और वो अपने शरीर को अपने आप ठीक होने का इंतजार करेगा, तो वो दिन में बस 30 सेट ही कर सकता था। ऐसे में उसे आंख की इंद्री जागृत करने में 1 साल का समय लग सकता था। एक गोली का असर ठीक से खत्म होते ही रक्त और कुंडलिनी की एक और गोली खाने की जरूरत आन पड़ी। अब बहुत तेजी से रक्त और कुंडलिनी की गोलियों की जरूरत बढ़ रही थी, लेकिन इसमें एक अच्छी बात थी कि वसीम को आने में अब बस 15 दिन बचे थे। हालांकि राज को नहीं पता था कि सभी सीनियर वसीम को लेने जाने में इतना क्यों कतरा रहे थे। अब तो राज भी जल्द से जल्द वसीम से मिलना चाहता था। अब उसकी नजरों में वसीम की कीमत रक्त और कुंडलिनी की गोलियों के बराबर रह गई थी। इसके अलावा राज ने अपने मन का दरवाजा खोल लिया था, इस कारण वो भूत नियंत्रण कर सकता था। मतलब राज वसीम से भूत नियंत्रण की कला सीख सकता था। राज के पास ये सब करने के ज्यादा मौके नहीं थे। इतने सब के बीच टफी कहीं भाग गया था और राज उसको नहीं पकड़ पाया। आमतौर पर राज की किस्मत ही अच्छी होती थी, तभी ये नजारा देखने को मिलता था। साथ ही साथ टफी को भी राज से डिवाइस छीनने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था, जब वो राज को फिर से ब्लॉक करवा सकता था। जब से शाही जूनियर शाही शेर के साथ शाही कबीले आई थी, तब से उसे फोन चलाने नहीं दिया गया था, बल्कि राज को भी उस रहस्यमयी इलाज की खबर नहीं थी। राज को शाही जूनियर की हल्की चिंता थी। शाही जूनियर राज को पहले ही बता चुकी थी कि उसके पास जिंदगी के बस 20 दिन बचे हैं, जिसमें वो पूरा जी लेना चाहती थी। इसमें से भी पलक झपकते ही 5 दिन गुजर चुके थे। ऐसे में क्या शाही कबीले ने शाही जूनियर को ठीक करने का उपाय ढूंढ निकाला था? राज ये सब सोच रहा था, तभी शाही जूनियर खुली हवा लेने के लिए
बाहर आई थी। उसके चेहरे पर मुस्कान बिखरी हुई थी। हालांकि इस मुस्कुराहट के पीछे एक दर्द की झलक भी साफ देखी जा सकती थी। अब शाही जूनियर को अपने बचने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। इसी बीच फकीर की तलवार वापस भेज दी जा चुकी थी और इस बार सौरभ को चोरी भी नहीं किया गया था, जो कि जश्न की बात थी। जैसे ही छोटे बाबा ने तलवार ली, उसने पहाड़ी महारथी खोलकर राज को एक मैसेज डाल दिया और फकीर के बदले राज का शुक्रिया अदा कर दिया। जब राज सौरभ की डिलीवरी के बारे में सोच ही रहा था, तभी उसका फोन बज गया। हेलो, क्या हुआ सौरभ? राज ने फोन उठाकर पूछा। राज जी, आप अभी कहाँ हैं? आपके लिए कुछ आया है जिसमें आपके साइन की जरूरत होगी। ये सामान काफी बड़ा है, उसे सामने रखने पर यह किसी इंसान से कम नहीं लग रहा। सौरभ ने कहा। राज की पिछली 2 डिलीवरी के मुकाबले ये वाली डिलीवरी और भी ज्यादा बड़ी थी, जो कि राज को चौंकाने के लिए काफी था। एक और पार्सल? राज ने शक करते हुए कहा। राज को अच्छे से याद था कि ग्रुप में किसी ने कुछ भी भेजने की बात नहीं कही थी, ना ही राज ने कुछ भी ऑर्डर किया था। मैं अभी स्कूल पहुंचता हूं, तुम मुझे हॉस्टल के पास मिलो, राज ने जवाब दिया। आखिर राज के लिए इतना भारी भरकम क्या पार्सल आया था? राज और वसीम के मिलने पर आखिर क्या होगा? रास्ते में चलते चलते राज ने अपनी डिवाइस निकाली और पहाड़ी महारथी ग्रुप खोला। वहां ऐसा कुछ भी नहीं था जैसे किसी ने राज के लिए कुछ भेजा हो। शायद इस बार तो पंखुड़ी ने भी कुछ नहीं भेजा होगा। करीब 3 दिन पहले पंखुड़ी ने राज से खास आत्मीय चाय के बारे में पूछा था, क्योंकि भ्रामक टापू पर नई आत्मीय चाय की फसल हुई थी और पंखुड़ी ने थोड़ी सी चाय पत्ती अपने लिए रख ली थी। इसके बाद पंखुड़ी ने राज को तोहफे के तौर पर थोड़ी सी चाय देने की बात कही थी। राज उस समय तुरंत मान गया था, उसे चाय पत्ती लेने में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब राज को सौरभ ने बताया कि डिब्बा इंसान की ऊंचाई का है, तो राज को काफी अजीब महसूस हुआ। पंखुड़ी काफी अमीर खानदान से थी और पूरा पहाड़ी महारथी ग्रुप इस बात को अच्छे से जानता था। इसलिए अगर पंखुड़ी ने थोड़ी सी चाय के नाम पर इतना बड़ा डब्बा भेजा होगा, तो राज पर बड़ी उधारी चढ़ जाएगी। पंखुड़ी आजकल पंच तत्व भूत साधना में उलझी हुई थी। वो जादूगरी में बहुत माहिर थी। बहुत ही कम उम्र में पंखुड़ी ने 3री रैंक हासिल कर ली थी, लेकिन उसकी सारी महारत सिर्फ जादूगरी में ही थी। उसे दवाई बनाना, बंदिशें, तिलिस्म बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था। ग्रुप में इस बारे में बात करते हुए पंखुड़ी काफी उदास भी नजर आ रही थी। वो पिछले 15 दिनों से पंच तत्व भूत साधना के बारे में देख रही थी। उसने अभी तक 4 बार इसे करने की कोशिश की थी और उसके हाथ हर बार सिर्फ नाकामयाबी लगी थी। आज तक उसने इस मामले में कामयाबी का स्वाद नहीं चखा था। ग्रुप में इस बारे में बात करते हुए पंखुड़ी काफी उदास नजर भी आ रही थी। पंखुड़ी इस काम में 4 बार नाकामयाब हुई थी, जबकि राज ने एक बार भी ऐसा करने की कोशिश नहीं की थी। राज सिर्फ 2 बार ही पंचतत्व भूत साधना कर सकता था। इसके बाद उसे खुद ही जरूरी सामान ढूंढने पड़ते। ऐसे में कोई नहीं जानता था कि राज को यह सामान दोबारा मिलने में कितना समय लग सकता था। यहाँ वहां की बातें सोचते हुए राज हॉस्टल पहुंच गया। सौरभ काफी देर से राज का इंतजार कर रहा था। असल बात तो ये थी कि जब सौरभ ने राज को फोन किया था, वो तभी से यहाँ मौजूद था और तभी से वो राज का इंतजार कर रहा था। इसके अलावा 4 हट्टे कट्टे लोग एक लंबे से डब्बे की सुरक्षा कर रहे थे। सौरभ, तुम्हें मैंने काफी देर तक इंतजार करवाया, राज ने माफी मांगने के अंदाज में कहा। कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी बस अभी पहुंचा हूँ, यहाँ साइन कर दो, सौरभ ने कहा। राज ने सिर हिलाया और साइन कर दिया। इसके बाद उसने कमरे का दरवाजा खोला। क्या इसे अंदर ले जाने में हमारी मदद लगेगी? सौरभ ने पूछा। यह डिब्बा बहुत ज्यादा बड़ा था, इसलिए एक आदमी को इसे उठाने में दिक्कत जा सकती थी। लेकिन सौरभ की बात पूरी हो पाती उससे पहले ही राज नीचे झुका और दोनों हाथों से पकड़कर उसने डिब्बे को उठा लिया। राज ने इतनी आसानी से डिब्बे को उठाया था जैसे उसका कोई वजन ही न हो। नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये इतना भी भारी नहीं है, मैं अकेले ही इसे उठा सकता हूँ, राज ने मुस्कुराते हुए कहा। सौरभ ये देखकर हैरान रह गया और उसने राज से अलविदा कहा। फिर वो अपने साथियों के साथ चलने लगा। क्या वो डिब्बा बहुत हल्का था? सौरभ ने धीमे से पूछा।
भले ही वो भारी हो या नहीं, लेकिन उसकी लंबाई चौड़ाई अकेले उठाने के लिए बहुत ज्यादा थी। अगर हम उसे एक ही तरफ से उठाने की कोशिश करते तो हम भी उसे उठा नहीं पाते। काले सूट में एक आदमी ने जवाब दिया। सौरभ को समझ में नहीं आ रहा था कि राज इतना दुबला पतला होने के बाद भी इतने बड़े डब्बे को कैसे उठा पाया। राज को भी अपनी ताकत को समेट कर रखना याद नहीं रहा। वो बड़े से डब्बे को उठाकर कमरे में ले गया। अच्छे से पूरी पैकिंग निकालने के बाद राज ने देखा कि अंदर कफन की तरह एक बड़ा डब्बा था। राज को नहीं पता था कि यह कफन जैसा बक्सा उसे किसने भेजा था। थोड़ी देर सोचने के बाद राज को लगा जैसे ये चंद्र कबीले के हयग्रीव का काम हो सकता है। उसे हयग्रीव की आखिरी बात बहुत अच्छे से याद थी, जिसमें उसने साफ कहा था कि वक्त मिलने पर वो राज से खूनी क्रिस्टल लेने वापस आएगा। इसलिए राज को लगने लगा था कि हयग्रीव ने ही ये कफन भेजा था। टफी, तुम कहाँ हो? राज ने कुत्ते को आवाज लगाई। क्या हुआ? शैतानी कुत्ते ने बाहर आकर कहा। वो अभी भी राज के कंप्यूटर पर गेम खेलने में व्यस्त था। उसे अब तक इस गेम की गंदी आदत डल चुकी थी। जरा इधर आओ, मुझे एक डिब्बा खोलना है, लेकिन मुझे इसमें कुछ गड़बड़ समझ में आ रही है। शायद इस डिब्बे में कोई जादू वगैरह किया गया है। कुछ दिन पहले मैंने एक आदमी को गुस्सा दिलाया था, शायद उसी ने बदला लेने के लिए इसे भेजा है। राज ने कहा। तुम खोलो इसे, मेरे रहते तुम मरोगे तो नहीं, टफी ने डिब्बे को सूंघ कर कहा। इतना सुनकर राज को थोड़ी राहत महसूस हुई। उसने कफन का डब्बा पकड़ा और उसे हटा दिया। कफन में कीलें न लगी होने के कारण वो आसानी से खुल गया। कफन के अंदर से अचानक जब कुछ भी खतरनाक बाहर नहीं आया तो राज अपना सिर कफन के पास ले जाकर देखने लगा। उसने देखा कि कफन के अंदर एक सुंदर सी लड़की सो रही थी। वो दुबली थी और उसके बाल छोटे थे। शाही जूनियर? राज ने उसे पहचानते हुए कहा। राज की आवाज सुनते ही शाही जूनियर ने अपनी आंखें खोल ली। टफी एकदम शांत खड़ा था। उसने पहले ही शाही जूनियर की गंध सूंघ ली थी। अरे हेलो राज, शाही जूनियर ने डिब्बे से उठकर कहा। कफन के अंदर एक छोटा सा जार और एक छोटा डिब्बा भी मौजूद था। तुम तो शाही शेर के साथ अपनी चोट का इलाज कराने के लिए शाही कबीले चली गई थी ना? फिर तुम दोबारा भागकर क्यों आ गई? राज ने चिंता जताते हुए कहा। शाही जूनियर ने खुद राज को बताया था कि अब उसकी जिंदगी के बस 15 दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में शाही जूनियर को अपने इलाज के लिए शाही कबीले में रुकना चाहिए था, लेकिन वो फिर से भागकर आ गई थी। राज को तो ये भी नहीं पता था कि अगर शाही जूनियर को कुछ होता है तो क्या करना होगा। मैं वाकई कमाल की हूँ। मैंने खुद को ही डिलीवरी करने का सोचा था, जिससे मैं आसानी से शाही कबीले से भाग आई। लेकिन चिंता मत करो, इस बार मैं रक्षा तिलिस्म अपने साथ लेकर आई हूँ, इसलिए मुझे किसी के भी हमले से कोई खतरा नहीं है। अपने घावों को काबू में रखने के लिए मैं कुछ दवाइयाँ भी लेकर आई हूँ। शाही जूनियर ने राज की तरफ देखकर कहा। फिर शाही जूनियर राज के कंधे को थपथपाने लगी। चिंता मत करो, इस रक्षा तिलिस्म की बदौलत शाही शेर जल्द ही मुझे ढूंढ लेंगे। ज्यादा से ज्यादा रात होने तक वो मुझे लेने आ जाएंगे। इसका मतलब मैं बस आधे दिन के लिए ही बाहर हूँ, शाही जूनियर ने दिलासा देते हुए कहा। राज को समझ में नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए, इसलिए राज टफी की तरफ देखने लगा जो गेम खेल रहा था। इसके बाद उसने फिर से शाही जूनियर की तरफ देखा। शाही शेर और बाबा बैरागी दोनों ने ही राज के सिर पर अपना अपना बोझ डाल दिया था। क्या तुम इस बार भी किसी चीज के लिए भाग कर आई हो? राज ने गहरी सांस लेकर कहा। अब वो शाही शेर के आने और शाही जूनियर को वापस ले जाने का इंतजार करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती थी। हाँ, कुछ तो है। ये रही 100 भूख मिटाने की गोलियां। मैं अपना वादा भूलती नहीं हूँ और मैं अपना वादा निभा रही हूँ। शाही जूनियर ने एक जार राज को देते हुए कहा। बस इतने के लिए? अगर तुम मुझे मेरी भूख मिटाने की गोली के बदले 100 गुना दाम देना ही चाहती थी तो इसके लिए तुम्हें घर से भागने की क्या जरूरत थी? अब राज और भी बड़ी उलझन में था। शाही जूनियर ने राज की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें झुक गई थी। थोड़ी देर तक शाही जूनियर यूं ही चुप रही। एक चीज ये भी थी, आत्मीय चाय तुम्हारे लिए तोहफे के तौर पर। अब जो भी हो, तुम भी एक जादूगर बन गए हो। अगर ऐसे में कोई जादूगर तुमसे मिलने आता है तो तुम्हें उसकी खातिर करनी होगी। ऐसे में तुम्हारे पास कम से कम आत्मीय चाय तो होनी ही चाहिए। इसके अलावा ये चाय आम इंसानों को भी थोड़ी मात्रा में दी जा सकती है, इससे उनमें शक्ति आ सकती है।
तुम इसे अपने परिवार वालों को दे सकते हो, लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम होनी चाहिए। शाही जूनियर ने छोटा डब्बा राज को देते हुए कहा। राज शाही जूनियर के हाथ में छोटे डिब्बे को देखने लगा। राज को लग रहा था कि शायद शाही जूनियर अपने मन से ही यह चाय लेकर आई थी और इसका पंखुड़ी की बातों से कोई लेना देना नहीं था। शाही जूनियर अपनी बड़ी काली चमचमाती आंखों से राज को घूर रही थी और अपने हाथ आगे बढ़ाकर खड़ी थी। शुक्रिया, मैं इसे लेने से मना नहीं कर सकता, राज ने चाय का डब्बा लेते हुए कहा। अभी तो शाही शेर के आने में समय है, तो क्या तुम मेरे साथ घूमने बाहर चलोगे? शाही जूनियर ने मुस्कुराकर कहा। ठीक है, तुम कहाँ चलना चाहोगी? राज ने पूछा। आज दोपहर में उसके पास कोई काम नहीं था, इसलिए वो कहीं भी जा सकता था। अभी के लिए राज की ड्राइविंग क्लास भी नहीं थी। रोहन की मदद से उसके सारे पेपर निकल चुके थे। अब उसे बस अपने ट्रेनर के बुलाने तक का इंतजार करना था, इसलिए राज पूरी तरह से फ्री था। बहुत सारी जगह है। पहले तो मुझे कपड़े लेने जाना है, फिर मुझे कुछ खाने जाना था, मूवी देखना भी बुरा नहीं होगा, फिर मैं गेम खेलने के लिए भी जाना चाहती हूँ। हम जहाँ भी जा सकते हैं हर उस जगह जाएंगे। जिस भी चीज में मजा आए, जो भी अच्छा लगेगा, जो भी करना बेहतर होगा, मैं सब कुछ करना चाहूंगी, शाही जूनियर ने कहा। लेकिन यहाँ एक बड़ी दिक्कत है, मेरे पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है, तो मैं तुम्हारे पिछले टैक्सी के पैसे भी नहीं लौटा पाऊंगी। थोड़ी देर रुकने के बाद शाही जूनियर ने फिर से कहा। ठीक है, 2 रुपए उधार लेने भी उधार ही हैं और 50 रुपए उधार लेना भी उधार है। फिर तुम मुझसे उधार ले सकती हो, राज ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, फिर चलो चले, शाही जूनियर ने कहा। टफी, तुम भी आना चाहोगे? राज ने शैतानी कुत्ते से कहा। राज खाने के लिए भी जा रहा था, इसलिए उसने सोचा कि वो कुत्ते को भी कुछ खिला सकता है। मुझे अभी काफी मजा आ रहा है और मैं तुम लोगों के साथ जाकर खेलना नहीं चाहूंगा। जब तुम लौट कर आओ तो मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आना। मैं हमेशा से डॉग फूड खाना चाहता था, लेकिन बेवकूफ बाबा बैरागी मेरे लिए कभी भी डॉग फूड लेकर नहीं आए। कितना बड़ा बेवकूफ है। क्या ऐसा भी कोई कुत्ता होगा जिसे डॉग फूड पसंद ना हो? टफी ने सिर घुमाकर अजीब ढंग से राज की तरफ देखते हुए कहा। ठीक है, राज ने जवाब दिया। शाही जूनियर बहुत अच्छे मूड में थी। वो राज का हाथ पकड़कर सबसे पहले कपड़े लेने गई। ये कैसा है? शाही जूनियर ने फूलों वाली एक ड्रेस पहनकर पूछा और राज के सामने गोल घूमने लगी। फूलों वाली ड्रेस शाही जूनियर पर बहुत जच रही थी। शाही जूनियर की कपड़ों के मामले में पसंद बहुत अच्छी थी। बहुत ही कमाल, राज ने तारीफ करते हुए कहा। चलो तो इसे खरीद लेते हैं, अब और देखते हैं, शाही जूनियर ने मुस्कुराकर कहा और फिर से कपड़ों के समुद्र में गोते लगाने लगी। भाई, तुम्हारे बहन की कपड़ों की पसंद तो लाजवाब है। उसने जितने भी कपड़े चुने वो सब उस पर काफी अच्छे लग रहे थे, दुकान में खड़े एम्प्लॉय ने कहा। शुक्रिया, राज ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद शाही जूनियर लगातार कपड़े बदलकर देखती रही। आखिर शाही जूनियर अपना आखिरी वक्त राज के साथ क्यों बिताना चाहती थी? क्या शाही जूनियर वाकई मर जाएगी?